वेलकम टू यू ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सिविल सर्विस का इंटरेक्टिव सेशन है, तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं सिविल सर्विस होता क्या है। तो सिविल सर्विस अगर हम सिंपली समझना चाहें तो ये एक ऑल इंडिया सर्विस है जो कई तरीके की सर्विस के लिए एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है और जिसके थ्रू फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, रेवेन्यू, रेलवे और फॉरेन फॉरेस्ट डिफरेंट तरीके की सर्विस में आपका सिलेक्शन होता है और आप उस पर्टिकुलर फील्ड में भारत सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो किस तरीके की एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरत होती है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है और क्या इसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है। तो इस पे सबसे पहले तो ये है कि इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो it can simply be said that there are no standards, there are no limits rather than just being that you should be a graduate। तो इसमें ये बाकी सर्विसेज से ये खुद को इस बिहाफ पे अलग करता है, जैसे कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसा कि आप देखिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास एक बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपको सीए बनना है तो आपके पास एक कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारी डिफरेंट सर्विस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि सिविल सर्विस जो है वो और दूसरे तरीके की सर्विस में वही डिफरेंस है जो एजुकेशन और लर्निंग के बीच में डिफरेंस है। तो अब सबसे पहले ये सवाल उठता है कि व्हाट इज़ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ लर्निंग। तो एजुकेशन वो है कि कोई भी चीज़ जो अभी तक होती आई है या जो होने वाली है उसका एक पर्टिकुलर लिमिट में अगर वो हमें सेट करके पढ़ने के लिए दिया जाए तो वो हमारा एजुकेशन है। लेकिन उस एजुकेशन से हम क्या सीखते हैं, हमारी बुद्धि में क्या बदलाव आता है, हमारे बिहेवियर में क्या बदलाव आता है, हमारे सोचने में क्या बदलाव आता है और हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ में क्या बदलाव आता है, वो उसे लर्निंग कहते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकते हैं कि अगर एजुकेशन एक जल है तो लर्निंग उसका जीवन है, जिसका जल केवल एक पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं जो हम एक इसका टॉपिक कौन सा चुने जिससे हमें ये भी समझने में मदद हो सके कि एक सिविल सर्विस का एक जेनेसिस क्या है और दूसरी चीज़ उससे हमें एक सिलेबस के टाइप में कवर करने में भी मदद हो सके। तो सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बातचीत का सिलसिला हम शुरू कहाँ से करें। तो मुझे लगता है इस बातचीत का सिलसिला हमें वहीं से शुरू करना चाहिए जिसके कारण हम आज ये बात कर पा रहे हैं, आज बैठे हैं, हम क्या हैं और कौन हैं। तो इसका लेना देना है हमारी फ्रीडम से, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं तो जो भी चाहे पढ़ सकते हैं, जो भी चाहे सोच सकते हैं, जो भी चाहे बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही आप एक सिविल सर्वेंट बनने की सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर एंड इंश्योर जस्टिस एज वेल एज फ्रीडम, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर द पीपल इन जनरल फॉर हुम यू आर गोइंग टू वर्क। तो जब ये बात आती है तो इसके साथ दूसरा एक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि जो लोग फ्रीडम और जस्टिस को इतना महत्व देते हैं उन्हें हिस्ट्री और आइडेंटिटी को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो निकल के वो फ्रीडम और जस्टिस आया है। तो इसीलिए हम एक टॉपिक चुनते हैं जो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट कैसा था, किस तरीके का था और उससे हमारे सोचने में और अंडरस्टैंडिंग में हम उसको किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं ताकि हम पढ़ाई भी करें और उससे हमारा एक सिंथेसिस भी हो और जो हमें हेल्प करे किसी भी चीज़ को डील करने में। हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हिस्ट्री, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि आप हिस्ट्री जब एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको बोरिंग लगेगा। जैसे आपने पढ़ी है पानीपत की लड़ाई पहली कब हुई, फिर दूसरी लड़ाई कब हुई, फिर तीसरी लड़ाई कब हुई, बैटल ऑफ तराइन कब हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कब हुई, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ।
तो ये एक हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी का पार्ट है, हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी का सीक्वेंस है। लेकिन बहुत लोग और हम लोगों के दिमाग में एक ये भी सवाल आता है कि आखिर इसे पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है। तो इसे पढ़ने की हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में तो शायद कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे हमें मदद क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे हमारी सबसे बड़ी जो मदद होती है कि अगर हमने क्रोनोलॉजी के रूप में पढ़ा है तो वो एक हमारे लिए बस एक एजुकेशन है। लेकिन अगर फिर हमने देखा है पानीपत की लड़ाई अगर हुई तो उसके होने के कारण क्या रहे, वो ख़त्म कैसे हुई, उसमें कौन जीता, उसके जीतने के कारण जो पार्टी जीती उसके जीतने के कारण क्या रहे, जो एक दूसरा ग्रुप था जो हार गया उसके हारने के क्या कारण रहे। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ में जब ये अप्लाई करते हैं कि हम जीते क्यों, हम हारे क्यों, जीतने से किस तरीके की व्यवस्था बदली, हारने के कारण किस तरीके से व्यवस्था बदली, तो हमारी एक लर्निंग का पार्ट होता है। और जब हमारी लर्निंग का पार्ट होता है तो वो हमें हेल्प करता है। और हेल्प कैसे करता है, वो हेल्प कुछ इस तरीके से करता है कि अगर हम ये जान पाएंगे कि भारतीय संस्कृति जहाँ पे एक बुद्धिमान मनुष्यों ने, बौद्धिक मनीषाओं ने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी क्या कारण रहे कि हम लगभग 1000 सालों की गुलामी में धकेल दिए गए। जैसा कि आपने देखा है पहले लगभग 700-800 साल विदेशी आक्रांताओं का शासन और फिर एक ब्रिटिश शासन जो एक कॉलोनियल शासन के रूप में जिसे हम जानते हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके कारण क्या रहे, क्यों हुआ, हमारी भारतीयता में आखिर दोष क्या था और किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए इस एजुकेशन से जो हमारा सिंथेसिस होगा, जो हमारे एक लर्निंग मतलब विद्या का पार्ट होगा, तो भगवान न करे कि कल हम में से, आप में से कोई भी आदमी अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में कोई अफसर हो, भारतीय सेना में कोई अफसर हो या रोज जैसे किसी गुप्तचर सेवा में अफसर हो और किसी कारणवश भगवान न करे कि आपको एक ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़े, तो उस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं और उस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेते हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका बुद्धि कैसा है, आपका विवेक कैसा है, आपका एक पर्टिकुलर नॉलेज कैसा है, आपका डिसीजन मेकिंग पैटर्न कैसा है। और सिर्फ ये इस चीज़ आपके डिसीजन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इस बात की भी गवाही देगा कि जो 130 करोड़ हमारे भारतीय लोग हैं उनकी ज़िंदगी किस तरीके से होगी, उनकी स्वाधीनता, उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता और उनके सोचने का तरीका भी आपके उस एक डिसीजन से डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम ये अभी तक समझ सकते हैं कि इसलिए शायद जो हमने टॉपिक चुना है उसकी स्टडी, उसका एक थोरो रिसर्च और उसका एक थोरो सिंथेसिस हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक नेशन क्या होता है और एक कंट्री क्या होता है। तो नेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ एन इमोशनल यूनिट, और वैसे ही कंट्री को हम एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज एक्चुअली ए फीलिंग दैट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस एमंग द पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो हम कौन हैं, हु वी आर, व्हाट डिफाइंस आवर आइडेंटिटी, व्हाट इज आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, व्हाट आर आवर आइडियाज एंड आइकन्स, एंड हाउ डू वी कम टुगेदर एज वन पीपल। तो जैसा कि हमने देखा किसी भी चीज़ से कनेक्ट होने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, क्या हमें एक दूसरे के साथ बांधता है और क्या हमारे आइडियाज आइकन हैं वो कितने सिमिलर हैं, कितने डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी में हम अपने आइडेंटिटी को बहुत तरीकों से देखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे हु वी आर, तो आप उसका क्या आंसर देंगे? अगर मुझसे कोई पूछे हु आई एम, तो आई विल से दैट आई एम ए स्टूडेंट। अगर हम एक अपने नेशनल आइडेंटिटी पे जाएंगे तो आई एम एन इंडियन। देन इफ आई कम टू माई स्टेट आइडेंटिटी, देन आई मे बिलोंग टू दिल्ली, यू मे बिलोंग टू यूपी, द अदर में बिलोंग टू बिहार, द फोर्थ में बिलोंग टू राजस्थान। फिर इफ वी मूव then to refine our identity, then we can move over to our places, that is it may be our district, it may be the place. Like somebody can be from East Delhi, the other one can be from Muzaffarpur, the third one can be from Muzaffarnagar, the fourth one can be from Dholpur.
तो दिस इज आवर प्लेस, द आइडेंटिटी विच हैज टू डू विथ प्लेस। अब हम आते हैं और किस किस तरीके की आइडेंटिटी हम सोच सकते हैं। तो हम आइडेंटिटी अपना एक रिलीजन आइडेंटिटी सोच सकते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी। दूसरी हमारी, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास आइडेंटिटी। तीसरी चीज है आपकी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूटिलिटेरियन आइडेंटिटी। तो यूटिलिटेरियन आइडेंटिटी वो है जो हमारे एक्चुअली वर्क और हमारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को दर्शाती है। तो अब हम अगर सिविल सर्विस को एज ए सर्विस डिफाइन करना चाहें तो ये किस आइडेंटिटी के अंदर आएगा? तो दोस्तों ये आएगा हमारी यूटिलिटेरियन आइडेंटिटी के कारण। यूटिलिटेरियन आइडेंटिटी के और एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कोई एक डॉक्टर हो सकता है, कोई एक इंजीनियर हो सकता है, कोई एक सेना में अधिकारी हो सकता है, कोई प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारे लिए क्या है। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों की सोच और बहुत सारे लोगों की एजुकेशन और या फिर लर्निंग, लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई इसका कुछ भी आंसर दे सकता है। अब हम देखते हैं हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है, हमारी सेंस ऑफ कनेक्टिविटी क्या है। तो सेंस ऑफ कनेक्टिविटी और बिलोंगिंग हमारे आइडियाज एंड आइकन्स हैं। आइडियाज एंड आइकन्स किस तरीके से हो सकते हैं? जैसे एक हमारी, हम जिस देश में रहते हैं उसे हम जनरली भारत माँ कहते हैं। और हमारे आइकन्स क्या हैं? हमारे आइकन्स और हमारे सिंबल्स हो सकते हैं। हमारा जैसे एक अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है। फिर आपको क्या बोलते हैं, हमारे कुछ नेशनल आइकन्स होते हैं, जैसे नेशनल हमारा एनिमल होता है, नेशनल एनिमल। फिर हमारा एक नेशनल स्पोर्ट होता है, फिर हमारा एक नेशनल फ्लावर होता है, हमारा एक नेशनल बर्ड होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें जो एक पूरा देश उसे एक चीज़ मानता है। हमारा एक नेशनल सॉन्ग है और हमारा एक नेशनल एंथम है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस को इवोक करती है। तो लेकिन बेसिकली एक नेशनलिज्म फीलिंग क्या है, जो इन सारे चीज़ों को छोड़ के, हमारी सारी आइडेंटिटीज को छोड़ के, और एक लोगों का एक दूसरे के साथ आना, और वो साथ आए तभी हमारा एक नेशनलिज्म का जो मूवमेंट था वो शुरू हुआ। तो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट था वो किस चीज़ के लिए था? वो हमारी देश की आज़ादी के लिए था। और बेसिकली ये क्या था? ये एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से प्रभावित था। मीन्स यहाँ ब्रिटिश लोगों को शासन से उखाड़ फेंकने के लिए ये एक लोगों का मुहिम था, जो साथ में एक दूसरे को जुड़ता गया। सब लोगों के जुड़ने के कारण भले ही और थे, उनकी लोगों की आइडेंटिटी सारी और थी, लेकिन उनका एक कॉमन मोटिवेशन था, उनका एक कॉमन मोटिव था, उनका एक कॉमन गोल था, जो ये था कि हमें देश को आज़ाद करना है। तो इसी तरीके से इसको थोड़ा हम फ्लिप करते हैं और देखते हैं सिविल सर्विस में। तो सिविल सर्विस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऑल इंडिया एक सर्विस है। इसका एक कोई लिमिट नहीं है कि कोई इसको कर सकता है, कोई इसको नहीं कर सकता है। इसकी सिर्फ एक लिमिट है कि हमें एक ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। वो ग्रेजुएट डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। आप एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप किसी टेक्निकल ब्रांच के स्टूडेंट हो सकते हैं, और आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज किसी भी चीज़ के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अब बात आती है, और ये एक सर्विस है जो आपको पता है, एक सर्विस में सिलेक्शन के बाद लोग हर राज्य में काम करने के लिए भेजे जाते हैं। तो इसमें भी कोई एक बाउंड्री नहीं है कि कोई इस राज्य का होगा तो ही वहाँ काम करने जा सकता है, कोई इस जिले का होगा तब भी वहाँ काम करने जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सिविल सर्विस भी हमारे एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। और शायद इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, जो भारत की प्रोग्रेस के लिए, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में और भारत के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेसिकली हमारी मदद करेगा। और भारत के किसी भी चीज़ में जो एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती है, उसका परफॉर्मिंग बॉडी होता है, उसका एक आप एक तरीके से वॉच बोलते हैं, वो होता है, वो हमारी मदद करेगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, या फॉरेन सर्विस के ऑफिसर होते हैं, जो भारत के बाहर विभिन्न दूतावासों में भारत का पक्ष रखते हैं, या भारत के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बाहर के देशों में। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी आइडेंटिटीज और हमारी फीलिंग कितनी जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, एक हमारी फीलिंग जो सिविल सर्विस को क्लियर करने के लिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो स्ट्रांग इसलिए होनी चाहिए, और स्ट्रांग किस बेसिस पे होनी चाहिए? वो स्ट्रांग एक्चुअली किसी बेसिस पे नहीं, किसी बेसिस के लिमिट में नहीं होनी चाहिए। वो हमारी अक्रॉस आवर थॉट्स, अक्रॉस आवर आइडेंटिटीज, अक्रॉस आवर प्रॉब्लम्स, अक्रॉस आवर डिस्टिंक्ट
distinct types of requirements. So it is something which can always fulfill what we want and what we want to achieve. So this way we can always have a flip together in the main topic, but we can also think of it in the terms of civil service, may so ever be whatever be the topic. So let's now talk about the factors which has influenced our nationalism movement. तो सबसे पहले हमारी इवेंट ऑफ हिस्ट्री में एक, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें 19वीं 20वीं शताब्दी की बात करें, तो एक पहला इवेंट जिसने नेशनलिज्म मूवमेंट को एक्चुअली बहुत स्पीड अप किया, बहुत फास्ट किया, तो वो था 1914 का साल। तो ये साल दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय पहला विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से भारत का क्या लेना देना है, हमें इसका भारत के परिप्रेक्ष्य देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटेन एक सुपर पावर था उस समय में, जो विश्व युद्ध का एक एक्टिव पार्ट था। तो अब हम देखेंगे कि एक कोई अगर युद्ध होता है तो बेसिकली हम एक वॉर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो एज वी गो अबाउट डिफाइनिंग ए वॉर, तो सिंपली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं दैट देयर आर मोर कंटेंडर्स फाइटिंग फॉर लेस रिसोर्सेज। मीन्स बहुत सारे लोग एक छोटे रिसोर्स के लिए, एक कम रिसोर्स के लिए उस पर अपना दावा जाहिर करने के लिए उसके लिए लड़ाई करते हैं। तो इसको अगर हम फिर से अगर सिविल सर्विस से कनेक्ट करना चाहें तो जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे कंपिटिटर्स, बहुत सारे लोग जिनका एक ख्वाहिश है कि वो एक सिविल सर्वेंट बने, बहुत कम सीटों के लिए लड़ते हैं। जो टिपिकली आप जैसे देखते हैं 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4 से 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं और फाइनल सिलेक्शन लगभग 1000 के आसपास होता है। उसमें भी अपनी चॉइस की सर्विस के लिए अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो वो रैंकिंग आपकी लगभग 100-200 के अंदर होनी चाहिए ताकि आपको चॉइस की सर्विस मिले। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया। तो जैसा कि देखा, वार में हमें क्या चाहिए होता है? वार में हमें चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मैन फोर्स, बहुत सारा मैन पावर। तो हुआ ये कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो ब्रिटिशर्स को पैसे की जरूरत थी, ब्रिटिशर्स को रिसोर्सेज की जरूरत थी, ब्रिटिशर्स को मैन पावर की जरूरत थी। तो उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने उस समय इनकम टैक्स की शुरुआत की, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई, कस्टम ड्यूटीज की शुरुआत की और भारत के जो आम नागरिक थे उनके लिए जो उनके डेली जरूरत का सामान था, जिसे हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू लिव बेटर, मेक योर सर्विसेज बेटर, तो उसकी जो प्राइसेस थी वो अचानक से ज्यादा बढ़ा दी गई। तो ये एक बहुत ही एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। तो ये एक उसका एक प्रमुख कारण रहा। और इसका दूसरा कारण अगर हम देखते हैं तो दूसरा कारण था जो भारत के लोगों को जबरदस्ती पकड़ के उनकी फौज में शामिल किया गया ताकि वो उनके लिए लड़ने जाएं। तो ये हम एक तरीके से देखते हैं ये फोर्स्ड ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन था, फोर्स्ड ह्यूमन लेबर एक्सप्लॉयटेशन था, जिसमें लोगों के बिना मन के भी उन्हें जबरदस्ती किसी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बाध्य किया गया। इससे और ज्यादा असंतोष फैला। और उसके कारण अगर देखते हैं तो कुछ नेचुरल कारण भी थे, जैसे उस साल हमारी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होना एक नेचुरल कारण है, लेकिन इसमें भी एक मैन मेड और ब्रिटिश मेड डिजास्टर था, जो कि उनकी रिग्रेसिव पॉलिसीज और उनका भारतीय एक्चुअल एग्रीकल्चर के ढांचाओं की तरफ बिल्कुल ध्यान न देना था, क्योंकि उनकी अपनी कुछ जरूरतें थी। जो जरूरत उनका पैसा और आदमी थे ताकि वो उस लड़ाई को लड़ सके और जीत सके, क्योंकि वो ब्रिटिश की एक प्रतिष्ठा का भी सवाल था। और ऊपर से इन सब चीजों के बाद सबसे ज्यादा एक और चीज ने भारतीय लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, वो थी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जो उसी वर्ल्ड वार के आसपास एराइज हुआ। तो इस तरीके से देखते हैं कि बहुत सारे कारणों, जैसे हमने देखा इनकम टैक्स का बढ़ना, कस्टम ड्यूटी का लगना, सामान की प्राइसेस का बढ़ना, लोगों का जबरदस्ती उनकी फौज में शामिल कराया जाना, उसके बाद हमारा क्रॉप फेलियर और ऊपर से हमारा इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक। तो कुल मिला के इन सब कारणों ने लगभग सारे लोगों को परेशान किया, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से थे, किसी भी आइडेंटिटी के थे, किसी भी पर्पस से थे, किसी भी क्लास से थे, किसी भी रिलीजन थे, रिलीजियस प्रैक्टिशनर थे। तो इसी तरीके से जब हम इसको फिर से थोड़ा, अगर हम इसको एक डायमेंशन इसका बदलना चाहें और इसको हम इक्वेट करना चाहें या कंपेयर करना चाहें अपनी प्रिपरेशन से, तो ये जैसे कि हमारे एक कारण की बात है। तो हम
सिविल सर्विस एज ए कैरियर क्यों चुनते हैं? तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की चॉइसेस बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कोई चीज़, कोई बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसका एक इकोनॉमिक आधार नहीं होता, या इकोनॉमिक आधार होता है, उसके पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ है, उसने कभी किसी एक सिविल सर्वेंट को देखा हो, वो उनके काम से प्रभावित हुआ हो, या उसके बारे में उसे किसी से पता चला हो, या उसका एक मोटिवेशन, एक उस सर्विस में जाके उसका रुतबा हो, उसकी सैलरी हो। तो इस तरीके से देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी चॉइस को इन्फ्लुएंस करती है और हमारी चॉइस को ड्राइव करती है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो या तो उसको स्पीड अप करते हैं, जो हमारा मोटिवेशन होता है उसको बिल्कुल हाँ ऐसा करते हैं जो हाँ हमें ये चाहिए ही, या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल हो या किसी तरीके से आपको एक ह्यूमन क्रिएटेड हो। वो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको डिरेल भी कर सकते हैं, डिटर भी कर सकते हैं कि नहीं अब ये कुछ ऐसा है जो आपके बस का नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन सब कारणों ने मोटिवेट किया, और जैसा कि हम आगे भी देखेंगे कि एक के बाद एक चीजें बढ़ती चली गई। किसी भी समय उस मोटिवेशन में कमी आई, फिर उसकी रिकवरी पे भी काम हुआ। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट चॉइसेस हैं, विच आर ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन एंड विच आर ड्यू टू डिफरेंट kinds of thing, that always makes us think that why we should go about it, how we should go about it, and what is exactly needed, or rather say how come you make this to happen। तो इसलिए जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। तो इस तरीके से हम आगे भी देखेंगे कि आगे किस तरीके की हमारे सामने सिचुएशंस हुई नेशनलिज्म मूवमेंट में, और इसको हम इक्वेट और फिर से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं एक नेक्स्ट इंडिविजुअल के बारे में जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूवमेंट को, और रेदर से नेशनलिज्म इन इंडिया मूवमेंट को पूरी तरीके से ही बदल दिया। तो इससे पहले कि हम उनकी बात करें, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या सचमुच हमें गांधी की रेलेवेंस जानने की जरूरत है क्या? आज किस चीज की कमी नहीं है हमारे पास? बड़ा घर है, छोटा घर है, छोटी गाड़ी है, कल शायद बड़ी हो जाएगी। आज हम पढ़ रहे हैं, कल शायद किसी सर्विस में होंगे। और फिर तो महात्मा गांधी की जरूरत हमें जानने की जरूरत क्या है? और उस आदमी की जो शायद बहुत पहले आके गुजर गए, अगर जरूरत भी है तो इतना समय किसके पास है? लेकिन आप देखिए उनकी जरूरत हमें है क्यों। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, और उनका वापस आना एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट रहा इंडिया में, जिन्होंने बहुत सारी चीजों को शेप किया। जैसे उनमें से एक था सत्याग्रह मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी में आई कैपिटल भी होता है, स्मॉल भी होता है, और चूंकि हमारा देश शायद थोड़ा विनम्र रहा है और थोड़ा कम स्पीड से चलने वाला, थोड़ा कम गति में चलने वाला देश रहा है, इसीलिए हमने छोटा आई चुना। लेकिन आप ए से जेड नहीं तो कम से कम ए से वाई देखिए, अफगानिस्तान से यमन तक देखिए क्या हो रहा है दुनिया में। और कई बार हमें लगता है कि हम इसे जीत जाएंगे, हम उसे पार पा लेंगे, लेकिन किस बिहाफ पे हमें लगता है? वो हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि हम हथियार बना के शायद उनसे जीत जाएंगे, लेकिन हमारा दुश्मन जो होता है वो हमसे भी ज्यादा तेज है, वो हमसे बड़े हथियार बना लेता है। तो इस दौड़ में, हथियारों की होड़ में हम एक्चुअली आज तक कोई लड़ाई जीत नहीं पाए हैं। फिर आप याद करिए उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम को, 1915, जिसके आसपास एक दुबला पतला आदमी आया और जिसने एक लड़ाई जीतने की कोशिश करी। किस बिहाफ पे? सत्य के दम पे, अहिंसा के दम पे और प्यार के दम पे। तो हम देखते हैं, और उनका दुश्मन, जैसा कि हम जानते हैं, हमने बचपन से सुना है, बचपन से पढ़ा है कि उनका दुश्मन एक ऐसा था जिसके राज्य में सूरज भी अस्त नहीं होता था। इसका मतलब ये कि उनके राज्य उन्होंने सूरज को भी गुलाम बना के रखा था। तो हम देखते हैं कि उस समय एक आदमी आया और उसने ना केवल हमको मुक्त करने की कोशिश की, बल्कि सूरज को भी मुक्त किया। न केवल कोशिश की और मुक्त भी किया। उन्होंने सूरज से भी कहा, अरे भैया तुम कभी डूबो बाबा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और दूसरी चीज है, अगर हम उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेना चाहें तो आजकल हम सब एफडीआई की बात सुनते हैं, इकोनॉमिक्स की बात सुनते हैं, कहते हैं इकोनॉमिक्स एक कंट्री का व्हील होता है। अगर एक देश इंजन है तो उसके पहिए उसकी इकोनॉमिक्स, या उसका जो डीजल, उसका ऑयल जो होता है वो एक इकोनॉमिक्स से चलता है। तो जैसा कि लोग जानते हैं और जैसा कि
जो लोग गुजरात के होंगे वो जानते होंगे, गांधी शब्द गुजरात में जो परचून की दुकान चलाते हैं उनके लिए होता है। तो हम गांधी जी को इस तरीके से देख सकते हैं कि एक आदमी आया, एक परचून की दुकान का रिटेलर, जिसने थोक में 3 चीजों का व्यापार किया, जो था सत्य, अहिंसा और प्यार। तो इस तरीके से, और उसने हमें एक ऐसी लड़ाई जीत के दी, ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसके बारे में सोचना कि हम पहले लड़ पाएंगे वही सबसे बड़ी बात थी, और हम जीत पाएंगे वो उससे भी बड़ी बात थी। तो इस तरीके से इस तमंचे के दौर में और तमाचे के दौर में, जब हिंसा से ब्रिटिश शासन ने जो हुकूमत हमारे 200-250 सालों के ऊपर चलाई, उस लड़ाई को गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और प्यार से जीतने की कोशिश की, और शायद उसी की जरूरत है हमें आज। और अगल बगल हमें सिर्फ अपने ताले दिखते हैं, चाबियां दिखती नहीं है, लेकिन शायद अगर हम उन चाबियों पे ध्यान दे पाए। वो चाबियां कौन थी? यही चाबियां, एक फोकस, एक डिटर्मिनेशन और एक प्रॉपर इनोवेटिव अप्रोच। क्या इसी चीज की जरूरत हमें जिंदगी के हर परिप्रेक्ष्य में नहीं, हर परिदृश्य में नहीं? जैसा कि हम अपनी प्रिपरेशन को ही देख लें, अपनी सिविल सर्विस की एजुकेशन और उसके एक रास्ते को ही देख लें कि हमें किस तरीके से तय करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहुत सारी आइडियाज देंगे, लेकिन आप ये देखते हैं कि उनकी आइडियाज आप पे शायद काम ना करें, आपके लिए शायद वो परफेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरतें कुछ और हैं, आपका मोटिवेशन कुछ और है, आपके पास सर्विसेज कुछ और हैं, आपके पास रिसोर्सेज कुछ और हैं। तो इसीलिए हम गांधी जी को एक इनोवेशन के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने न केवल हमें स्वतंत्रता संग्राम को जीतने में मदद की, बल्कि एक इनोवेटिव अप्रोच, एक बिल्कुल ही नया अप्रोच जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उसने एक ऐसे टारगेट, ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। और शायद सिविल सर्विस भी हमारे लिए, हम जैसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो या सोच रहे हैं कि कल हम प्रशासनिक सेवा में अधिकारी होंगे, तो उनके लिए एक सिविल सर्विस जैसी चीज भी उतना ही बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, उतना ही बड़ा एक टास्क है, जो हमें हर समय मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें, थोड़ा उसमें इनोवेशन ढूंढें, थोड़ा लोगों से प्रेरणा लें, और लोगों से प्रेरणा उनके काम नहीं, उनके काम करने के तरीके, सोचने के तरीके में लें, तो शायद हम इसको अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं और अपना जो मनचाहा रिजल्ट है वो भी पा सकते हैं। तो हम देखते हैं गांधी जी ने क्या ऐसी शुरुआत की जिसने एक पूरे भारतीय समाज के परिदृश्य को ही बदल दिया। तो वो शुरुआत थी सत्याग्रह। अब सत्याग्रह को हम 2 शब्दों के जोड़ के रूप में देखते हैं, सत्य और आग्रह। इसका मतलब सत्य के लिए जो आग्रह किया जाए उसे हम सत्याग्रह कहते हैं। तो बेसिकली वी कैन डिफाइन इट इन इंग्लिश एज इट इज ए मूवमेंट, इट इज समथिंग which goes on to show the power of truth, that ultimately the truth will prevail over all the objectivity, over all the falsehood. तो इस तरीके से ये एक मूवमेंट है जो ट्रुथ के पावर को रीइंस्टेट करता है। अब हम देखते हैं सत्याग्रह के मूवमेंट क्या होते हैं और सत्याग्रह का एक जेनेसिस क्या होता है। तो सत्याग्रह कई पार्ट में होता है, जिसमें भूख हड़ताल होता है, हमारा नॉर्मल हड़ताल है, धरने प्रदर्शन है, लेकिन ये सब हमें ध्यान रखना है कि ये सब है अहिंसा के माध्यम से। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइप का प्यार होना चाहिए। तो और ये हमें इस बात पे करने की, हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मकसद है वो सच्चाई के पावर को और हम सच की तरफ हैं, तो हमें किसी भी हिंसा की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के पावर की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की प्रेशर की जरूरत नहीं है हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। और ये पूरा जो मूवमेंट है ये बस एक ही चीज को रीइंस्टेट करने में जाता है कि हम अपने सच्चाई या सच्चाई इन जनरल की पावर लोगों को समझाएं और उन्हें मदद करें। अब हम देखते हैं कि उस सत्याग्रह के मूवमेंट ने कैसे ना केवल नेशनलिज्म मूवमेंट में, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भारतीयों के लिए एक बड़ा टूल रहा, बल्कि उसका आज प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में एक शब्द होता है डिसेंट। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे एक डिसेंट शब्द होता है। डिसेंट मीन्स आपको अपनी बात रखने की और एक पर्टिकुलर तरीके से, एक शांति प्रिय तरीके से अपना विरोध जताने की आज़ादी है हमारे देश में। तो हम देखते हैं कि जो मूवमेंट हमें आज़ादी के पहले जिसने हमारी मदद की, वो आज़ादी के बाद भी हमारा टूल है। अगर हम किसी आपके बिल से सहमत नहीं होते, किसी प्रोजेक्ट से सहमत नहीं होते, किसी आइडिया से सहमत नहीं होते, जैसा कि, और उसका लेटेस्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ NTCA मूवमेंट चल रही है, हमारे यहाँ
विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं एनआरसी के ऊपर। तो इस तरीके से देखते हैं ये सब एक संवैधानिक व्यवस्था के कारण हमें दिए गए, और इस संवैधानिक व्यवस्था का बेसिक जड़ क्या है? वो बेसिक जड़ है वो मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था, जो सत्याग्रह। और आप नॉर्मल चीज़ देखिए, अगर आप अपने घर में किसी चीज़ से सहमत नहीं होते तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप खाना छोड़ते हैं। तो खाना क्या एक भूख हड़ताल का पीरियड नहीं? तो इस तरीके से हमने देखा कोई भी चीज़ कितनी पुरानी हो जाए, लेकिन अगर वो चीज़ इनोवेटिव है, अगर वो चीज़ परसिस्टेंट है, और अगर वो चीज़ ट्रुथ को एक ऑब्जेक्टिफाई करती है, उस चीज़ को एक स्टेटस दिलाती है, तो वो हमेशा हमारे काम रहती है। और शायद इसीलिए हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी हमें ये कहती है कि हमें उन आइडियाज़ को चेरिश करना चाहिए जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने में या फ्रीडम मूवमेंट में जो हमारे लिए मददगार रही हैं। तो सत्याग्रह भी उनमें से एक मूवमेंट है, और अगर इसे हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें तो ये हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई में भी काम आ सकता है। अगर हमें पता है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्यों, हमें एक सिविल सर्वेंट के रूप में करियर क्यों बनाना है, तो इसमें दोनों चीज़ें, जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपकी सच्चाई आपके साथ हो तो आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप उस तरीके से पढ़ पाएंगे। और जब आप अपनी नौकरी में रहेंगे तब भी अगर आप सत्याग्रह फॉलो करते हैं तो आप लोगों के लिए, जो आपका एक बेसिक कॉज था कि आपको एक सर्विस में जाकर लोगों की भलाई के लिए काम करना है, उनकी सच्चाई के लिए काम करना है, तो आपके लिए वो वहाँ भी मदद करता है। तो फिर किस तरीके से हमने देखा कि ये मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर लोग, किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी, किसी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये हर जगह अप्लाई होता है, अगर हम इसे उस तरीके से, उस परिदृश्य में, उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो। अब हम ये देखते हैं कि सत्याग्रह के बाद भारतीय नेशनलिस्ट मूवमेंट किस राह पे गया, किस तरीके से गया। तो सत्याग्रह के बाद जो हमारा अगला स्टेप था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका मतलब असहयोग आंदोलन। तो ये कब अडॉप्ट किया गया? ये 1920 में गांधी जी के सुझाव पे कांग्रेस के नागपुर सेशन में अडॉप्ट किया गया। और इसके कारण क्या रहे? इसके कारण रहे, जैसा कि हमने पढ़ा है, वर्ल्ड वार 1। उसके बाद वर्ल्ड वार 1 के कारण जो बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हुई, जैसे जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, फोर्स्ड ह्यूमन इंटरवेंशन टू द ब्रिटिश मिलिट्री। उसके बाद हमारे एपिडेमिक्स रहे, जैसे कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, सूखा पड़ जाना जिससे हमारी क्रॉस फेलियर हो गई। उसके बाद के कारण रहे, एक रॉलट एक्ट आया, रॉलट एक्ट। उसके बाद रॉलट एक्ट के विरोध में जब जलियांवाला बाग में एक शांति सभा हो रही थी, तब जनरल डायर के आदेश पे जो एक नृशंस हत्या की गई लोगों की, वो भी एक कारण रहा, जिसे एक एंटी पंजाब सेंटिमेंट के रूप में देखा गया। अगला कारण रहा मुस्लिम्स। जो मुस्लिम जो भारतीय मुस्लिम थे, वो तुर्की के जो खलीफा थे, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था उससे बहुत दुखी थे, और इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। इसी तरीके से जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के भारतीय लोग थे, जो बहुत सारी तरीके की सर्विस में थे, शहर में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, वो तो पहले से ही परेशान थे, सामान की बढ़ती कीमतों के कारण, सर्विसेज की बढ़ती कीमतों के कारण, और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा था उस कारण से। तो ये सब जो कारण थे, बहुत सारे कारण ने मिलकर एक चीज़ का रूप लिया, जिसे हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो हमने देखा कि पहले भारतीयों ने शुरू किया आपको सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें उन्होंने सत्य के लिए आग्रह किया और कोशिश की कि शांति के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से वो सरकारी हुकूमत तक अपनी बात रख सकें, ताकि उनकी बातों को माना जाए, उनके लिए सर्विसेज को रिस्टोर किया जाए। लेकिन जब सत्याग्रह मूवमेंट एक सक्सेसफुल नहीं रहा, तब वो उससे भी एक स्टेप आगे बढ़े। जो हमारा पहला सत्याग्रह मूवमेंट था, उसमें बस अपना विरोध जताने के लिए एक मूवमेंट था, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उससे एक स्टेप आगे का मूवमेंट था, जिसमें लोगों ने ये बोला कि हम सरकार का किसी भी चीज़ में साथ नहीं देंगे। पहले हम विरोध कर रहे थे, फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम सरकार का किसी चीज़ में साथ नहीं देंगे। इस कारण से जो सरकारी पॉलिसीज थी, सरकारी काम थे, उसका एक बहुत ही वेहमेंट विरोध हुआ, बहुत ही हाई लेवल और हाई इंटेंसिटी के साथ विरोध हुआ, जिस कारण से इस मूवमेंट ने जन्म लिया, जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा हिस्ट्री में, और ये गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट के बाद पहला मूवमेंट रहा जिसने एक तरीके से भारतीयों को सत्याग्रह और भारतीयों को अपने अधिकार और अपने ज़रूरतें उनकी पूरी कराने के लिए एक टूल दिया, एक हथियार दिया, जिससे वो बिना किसी हिंसा के माध्यम से वो कर सकते थे, जो एक सिंपल परस्पर विरोध का कारण बना।
और इससे ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसकी जड़ें भारत में लगभग हिलने लगी, जिससे भारतीयों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। और फिर हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से भारतीयों ने उसको और स्टेप स्पीड अप किया और स्टेप अपने आगे बढ़ाए, जिससे हमें आगे अपने स्वतंत्रता संग्राम में मदद मिली। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हमारे बहुत सारे डेमोक्रेसी के बाद के मूवमेंट में भी ये बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। जैसा कि हमने देखा, हम किसी चीज़ से जब अग्री नहीं करते तो हम धरना प्रदर्शन, विरोध, भूख हड़ताल, इन सब माध्यमों का सहारा लेते हैं। लेकिन जब कोई सरकार होती है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो आपकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते, वो आपके ख्वाहिशों की मजम्मत नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम उनका विरोध करना शुरू करते हैं। विरोध के कारण ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक अभी कोरोना काल में जब लोगों के डॉक्टरों को किट नहीं मिल रही, पीपीई किट नहीं मिली, नर्सों को किट नहीं मिली, तो बहुत सारे लोगों ने नौकरी से छोड़ने की धमकी दी। तो ये एक तरीके से सरकार का विरोध ही है, ताकि सरकार, लेकिन अहिंसा के माध्यम से, लेकिन ताकि सरकार उनकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान दे और सरकार उनको सर्विस करने में मदद करे, या उनको उनकी सर्विस को प्रायोरिटी दे, उनकी सर्विस डिलीवरी को ध्यान दे। तो इस तरीके से जो हमारे जितने भी सारे मूवमेंट रहे हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है, और शायद इसलिए कहती है क्योंकि वो मूवमेंट भले ही पुराने हो चुके हैं। और हमारे भारतीय सभ्यता में कहा भी जाता है, सोच को हमेशा बदल बदल के देखना चाहिए। सोच बदलना इस हिसाब से नहीं कि आप उससे कंप्लीट अपोजिट हो जाएं। सोच हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। इसमें सोच क्या है? सोच ये है कि पहले सत्याग्रह मूवमेंट था, जिसमें हमने बस एक अपना विरोध जताया। जब हमारा विरोध उनके कानों तक नहीं पहुंचा या थोड़ा पहुंचा, तो हमने इसको और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, जिससे हमारा विरोध और हमारी जो ज़रूरतें हैं इनका वो संज्ञान ले सकें। तो इसलिए हमने देखा कि कैसे हम स्टेप, और इसी चीज़ को हम दूसरी भी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें हमने एक अपना एप्लीकेशन लगाया है, एक अपनी बुद्धि लगाई है, एक अपने विवेक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो किसी वजह से उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उतना सफल नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे, तो हम उसमें कोशिश और बढ़ाते हैं ताकि हमें अपना डिजायर्ड एक रिजल्ट मिल सके। अब हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के डिफरेंट स्ट्रैंड्स क्या रहे, उनकी डिफरेंट अप्रोचेस क्या रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू दोनों जगहों से हुआ, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। तो यहाँ भी हमने देखा कि लोग साथ आए। दूसरी बात है, इस मूवमेंट को लीड किया जो एजुकेशनल, एक मिडिल क्लास एजुकेटेड व्यक्ति था, उसने लीड किया, उसने इसकी शुरुआत की। लेकिन उसके साथ सारे एक जनरल लोगों ने, चाहे वो पढ़े लिखे हों, सोसाइटी के किसी भी स्टेटस से रहे हों, उन्होंने उनकी मदद की। आगे चल के इसमें और क्या हुआ, इसमें लोगों ने विदेशी चीज़ों का, विदेशी सामानों का, विदेशी सर्विसेज का सबका बहिष्कार किया, जिसके कारण हमारे शैक्षणिक संस्थान, लीगल संस्थान जैसे कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, इन सब के लोगों ने भी मदद की। उसके बाद जो हमारे सरकारी एम्प्लॉय थे, जो सरकार के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ी। विदेशी सामानों के बहिष्कार में उन सामानों को जलाया गया तथा खाकी का उपयोग किया गया। लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट एक कमजोर पड़ने लग गया, क्योंकि ये एक तरीके से एक नी जर्क मूवमेंट था। और नी जर्क मूवमेंट में क्या होता है कि हमने प्रॉपर उसकी प्लानिंग नहीं की थी शायद, और हमने शायद उसके आगे पीछे ज़्यादा सोचा नहीं था। इसलिए हमने, जिसे बोलते हैं, जोश जोश में आके एक मूवमेंट की शुरुआत तो की, लेकिन ये धीरे धीरे फेल इसलिए होने लगा क्योंकि लोगों ने सरकारी काम से इस्तीफा दिया था। वो अपने काम को इस्तीफा देके ज़्यादा दिन अपना जीवन तो चला नहीं सकते थे। और भारतीय संस्थानों, जो प्योर भारतीय संस्थान थे, उनकी कमी होने के कारण, और खादी जैसे जो अपने सब्सटेंस, जो हमारी भारतीयता का प्रतीक थे, उनके ज़रूरत से ज़्यादा महंगे होने के कारण इसमें थोड़ा डिले होने लग गया। तो दोस्तों, फिर ये हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि अगर हम कोई भी प्लानिंग करें तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, उसके लिए प्रॉपर एग्जीक्यूशन, और एक चीज़ कंटिजेंसी होता है, जो अगर ये चीज़ नहीं चल पाई तो हम इसे कैसे सस्टेन करेंगे। तो यहाँ उन सब चीज़ों की कमी दिखाई दी, और इस कारण से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे एक तरीके से स्लो चलता गया। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है
कि जैसा कि हम अपने सर्विसेज में देखते हैं, यहाँ सोसाइटी के हर स्ट्रेटा के लोग, हर तरीके के लोग, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, या वो शहरों में रहता हो, वो गाँव में रहता हो, और यही हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का प्रतीक है जो हमें सिविल सर्विस जैसी सर्विस में देखने को मिलता है। इसमें अब हम एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहें तो मैं अपना ही एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास का स्टूडेंट, जिसने फिर जाके मिलिट्री स्कूल जैसे नेशनल इम्पोर्टेंस के स्कूल में पढ़ाई की। अब वहाँ हमारी जो सोसाइटी थी वो प्योर, अगर हम उसको इक्वेट करना चाहें तो प्योर हमारे नेशनलिज्म मूवमेंट की तरह सोसाइटी थी, जहाँ लगभग हर राज्य के बच्चे, हर क्लास के बच्चे, लगभग हर रिलीजन के बच्चे और हर तरीके की सोसाइटी के हर परिदृश्य से आए हुए बच्चे थे। तो इस तरीके से उसने एक होलसम डेवलपमेंट में मदद की। और जब आप उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उस तरीके के आप सर्विसेज को देखते हैं, उस तरीके के लोगों को देखते हैं, तो उस डाइवर्सिफिकेशन से आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता, उससे आपकी लर्निंग बढ़ती है, आपका कॉपरेशन बढ़ता है, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, और वो भी एक सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सब जो मुझे मदद करता रहा है, और शायद इसलिए हम शुरू से यूपीएससी की जब बात करते हैं तो ये हमें मदद करता है। और इसमें एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं, एक प्रॉपर लर्निंग सिस्टम, एक प्रॉपर बिहेवियर सिस्टम, एक प्रॉपर प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, और किस तरीके की रिसोर्सेज आपको मिल रही हैं, आप उस तरीके के रिसोर्सेज का कैसा उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी से अच्छी रिसोर्सेज के ऊपर अपना ध्यान रखें, उस रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाएं। जो भी आपको जिस भी तरीके की पढ़ने की सुविधाएं मिल रही है, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें और आप उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करें। इससे आपको मदद होगी और आपकी जो एक प्रिपरेशन है, आपकी जो एक लर्निंग का प्रोसेस है, वो भी परस्पर चलता रहेगा, उसमें कभी शिथिलता नहीं आएगी। जिस तरीके से हमने देखा कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक लेवल के बाद, एक स्टेप के बाद उसमें एक स्लोनेस आ गई, तो उसी स्लोनेस को अवॉइड करना हमें आना चाहिए। और वो हमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ और उनके काम करने के तरीके से मिलता है। इसलिए हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से होना चाहिए। जैसा कि हमने इस मूवमेंट में देखा, किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी जगह के लोग, किसी भी गांव के लोग, किसी भी शहर के लोग, किसी भी आइडेंटिटी के लोग, सबने आके इसमें मदद की। तो भले ही ये सक्सेसफुल ना रहा हो, लेकिन इसको फिर हमने एक अगले स्टेप में बढ़ाया है, जिसके बारे में हम अभी आगे अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक जो अगला मूवमेंट गांधी जी के लीडरशिप में शुरू हुआ, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो यह आंदोलन क्या था? इस आंदोलन की शुरुआत हुई गांधी जी के साबरमती से दांडी पैदल यात्रा के बाद नमक का कानून तोड़ने की। नमक का कानून, जिसे भारत में काले कानून के तौर पे जाना जाता था। और उन्होंने नमक ही क्यों चुना, ये भी सवाल उठता है। तो इसका जवाब शायद ये होगा कि नमक चूंकि डे टू डे लाइफ में भारतीयों की जरूरत का एक पार्ट था, और वो एक ऐसी चीज थी जो सारे भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ता था। और हमारे यहाँ कहावत भी होती है, जो नमक से जुड़ी बहुत सारी कहावतें होती हैं, जैसे जिसका नमक खाते हैं उसके बारे में, इस तरीके से बहुत सारी कहावतें होती हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने नमक को चुना। तो इसकी शुरुआत हुई उस दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा जहाँ पे उन्होंने साबरमती से चलकर कई लोगों के साथ अंग्रेजी कानून का विरोध करते हुए, उनके कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जाके साबरमती में नमक के उत्पादन के लिए शुरुआत की। तो इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ लोगों ने कई जगह पे लोगों का अंग्रेजी कानून तोड़ा, जिसमें सबसे पहली शुरुआत हुई नमक कानून के तोड़ने से। उसके बाद फॉरेस्ट के कानून, वन्य कानून तोड़े गए। बहुत सारे जो हमारे शराब लिक्विड शॉप्स थे उसको खाली किया गया, उसको आग लगा दी गई। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो हमारे सरकारी एम्प्लॉय थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जो हमारा एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका ही पार्ट था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी उससे ज़्यादा थी। इसमें और ज़्यादा लोग जुड़े, इसमें और ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा तेज़ी से अंग्रेज़ों के काले कानून थे
उसको तोड़ने की कोशिश की भारतीयों ने और उसको तोड़ा भी, ताकि भारतीय लोग उनको मैसेज दे सकें कि उनका वो कानून भारतीय लोगों के लिए तर्कसंगत नहीं है और उनकी सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बेसिक जो इनका मूवमेंट था वो डिराइव था कि अब उन्हें पूर्ण आज़ादी चाहिए थी। पूर्ण आज़ादी क्यों? कि जैसा कि हमने देखा रावी नदी के तट पे 26 जनवरी को झंडा फहराया गया कांग्रेस के अधिवेशन में और वहाँ ये मांग की गई कि अब जो था, पहले लोग लड़ रहे थे अपने अधिकारों के लिए, लेकिन अब लोग लड़ रहे थे कि उन्हें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए थी। तो इस तरीके से जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहा है ये चलता रहा। लेकिन 5 जनवरी 1931 को एक पैक्ट हुआ जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से। और इस समझौते के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया और इस बात पे राजी हुए कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। लेकिन जब उसके बाद उस मूवमेंट को फिर से शुरू किया गया और फाइनली ये मूवमेंट 1934 में जाके खत्म हुआ। तो इस मूवमेंट के क्या क्या हाईलाइट थे? इस मूवमेंट का हाईलाइट था एक दांडी यात्रा जो गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की। दूसरी चीज थी बहुत सारे लोगों का सर्विस छोड़ना, अंग्रेजी काले कानूनों का बहिष्कार, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, काले कानून जैसे कि नमक कानून, जैसे कि वन्य कानून, लिकर शॉप्स का बहिष्कार और इस तरीके से एक पूर्ण बहिष्कार और एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ, जिसमें न केवल अधिकारों के लिए लड़ना था बल्कि अपनी आज़ादी के लिए भी लड़ना था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने देखा सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट, उसके बाद हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में हमने देखा एक के बाद एक मूवमेंट, भले ही वो एक के बाद एक मूवमेंट उसने थोड़ी थोड़ी परिस्थिति बनाई, थोड़ी थोड़ी हालातों को बदला, लेकिन फिर भी लोग वहाँ रुके नहीं, लोग अपने लिए मेहनत करते रहे और लोगों ने कोशिश की और लास्ट में अपनी स्वतंत्रता को ही अहमियत दी। तो इसी तरीके से हम प्रिपरेशन में देखते हैं हमारे सामने बहुत सारे तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारे तरीके की परेशानी आ सकती है और इसीलिए हर परेशानी को डील करने के लिए हर तरीके की थॉट्स, हर तरीके की चॉइसेस, हर तरीके के इंटरेस्ट की जरूरत होती है। क्योंकि अगर एक ही चीज से हमें स्वतंत्रता मिल जाती तो शायद हमें सत्याग्रह के बाद असहयोग आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने देखा है किस तरीके से जरूरत के हिसाब से, जरूरत के परिप्रेक्ष्य में, जरूरत के परिदृश्य में हमारी जो एक्शंस होती हैं, हमारी हरकतें थी, हमारे काम थे, उन्होंने भी अपना स्वरूप बदला ताकि हम उस जगह पे कंपेटेबल रहें। और जैसा कि हमने पढ़ा भी है और हम जानते भी हैं कि चेंज इज इनएविटेबल इन ए कांस्टेंट सोसाइटी। जो एक दुनिया में एक ही चीज जो शाश्वत है वो है चेंज, वो है बदलाव। और इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान अपनी प्रिपरेशन में भी रखना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम किसी पुराने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर नहीं पढ़ सकते। हमें हमेशा नई चीजों को सीखना होगा, नई चीजों को जानना होगा और हम ये भी कंसिडर करके नहीं चल सकते कि एक जो हमने फंडा अप्लाई किया था, पिछली बार शायद हम सक्सेसफुल हो गए और एक जगह पे जाके फेल हो गए, तो उस जगह जहां तक हम सक्सेसफुल हुए हैं उस जगह तक हमें वही चीज ले जाए, उस जगह तक हमें वही अपनी स्ट्रेटेजी ले जाए, वही अपनी पॉलिसी ले जाए। तो इसीलिए हमें हमेशा जरूरत पड़ती है कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने एक्शंस, अपने काम का चुनाव करें और इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। And as you know that a very famous saying goes in the present modern day society that if you want to be successful, then you need to keep your skills current. And how do you keep your skills current? Then you keep your skills current by various observations, various adaptations, and various changes as and when the time demands, as and when your work demands, as and when your actually demand demands. So how do you take different takes on takes? Means बहुत सारी चीजों के ऊपर आप अपना एक विचार कैसे रखते हैं, बहुत सारे विचारों के ऊपर आप अपना क्या विचार रखते हैं और इस विचार में आप बदलाव क्या करते हैं, उस विचार में आप सीखना क्या चाहते हैं। ये भी हमारे एक पढ़ाई का, हमारे अध्ययन का, हमारी प्रिपरेशन का, ना केवल नौकरी पाने के लिए, ना केवल सिविल सर्विस जैसी संस्था में जाने के लिए, बल्कि सिविल सर्विस जैसी संस्था में जाने के बाद भी
उसकी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि आप चेंज को लेके फ्लेक्सिबल रहें, क्योंकि शायद आप जो चीज़ पढ़ के आए हों उस चीज़ की वहाँ ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपने जिस तरीके से पढ़ा है, जिस तरीके से उस चीज़ को अप्रोच किया है, वो अप्रोच हमेशा आपके लिए काम करेगी। ऐसा आप मान के चल सकते हैं, ऐसा हमारे प्रैक्टिकल रिलेवेंस के एग्जाम्पल्स ने भी दिखाया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेशनलिज्म मूवमेंट तो 1947 में ख़त्म हो गया, राष्ट्रवाद जो था हमारा, लेकिन उसके जो भी आइडियाज़ हैं, उसके जो भी मूवमेंट्स थे, उसके जो भी एप्लीकेटिव आइडियाज़ थे, वो किस तरीके से आज की सोसाइटी में भी रेलेवेंट हैं और किस तरीके से आज की सोसाइटी, आज़ाद भारत में भी लोग उसका उपयोग करते हैं और अपने अधिकारों के सुरक्षा के लिए करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए करते हैं। तो इसलिए हमें सारे परिदृश्यों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ओनली थिंग वी कैन बी श्योर अबाउट दैट, यस वी हैव टू चेंज, वी हैव टू अडेप्ट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट फिर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर चीज़ पे बदल जाएं। कई जगह पे आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा गांधी इरविन समझौता हुआ, तो अपनी मांगों को लेकर गांधी जी ने उस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, लेकिन जब उनकी मांगे फिर पूरी नहीं हुई तब उनके अंदर वो करेज था, उनके अंदर वो कन्विक्शन था और शायद भारतीयों ने भी उनका पूरा साथ दिया ताकि वो उस मूवमेंट को दोबारा शुरू कर सकें और उस मूवमेंट को जीतने में लोगों की मदद मिले, क्योंकि एक उनका लीडरशिप करिश्मा था। इसी तरीके से हम अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को अप्रोच, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा जीवन हो, इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। और ये हमें हमारी नेशनलिज्म मूवमेंट की जो बहुत सारी मूवमेंट है, ये हमें उसी चीज़ का ज्ञान, उसी चीज़ का नॉलेज और उसी चीज़ का एक सिंथेसिस प्रदान करने की कोशिश करती है। देखते हैं कि हमारे कल्चरल आइडेंटिटीज़ क्या रहे हैं और हमारे आइकन क्या रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमारी मदद की। तो सबसे पहले एक थी हमारी इमेज ऑफ भारत माता, उसके बाद थे हमारे आइकन्स जैसे चरखा, हमारे कुछ गीत और हमारी पेंटिंग्स, जो जैसे भारत माता की पेंटिंग थी जिसे बद्रीनाथ टैगोर ने बनाया और जिसे कंसीव किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिन्हें हम बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो समाज होता है, सोसाइटी होता है, उसका वाहन हमेशा उसका कल्चर और उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस और उसकी कल्चरल आइडेंटिटीज़ होती हैं। और हम जिस देश में रहते हैं हमें गर्व होना चाहिए कि उस देश में एक पे एक बौद्धिक मनीषाओं वाले लोगों ने जन्म लिया है हमेशा, लेकिन किन्हीं कारणों से जब हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाए तो उसने हमें गुलामी के रास्ते पर ढकेला। लेकिन फिर वही चीज़ जब हमने उसको रियलाइज़ किया, जब हमने उसको सोचा समझा, तो उसने हमारी मदद की एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को कनेक्ट करने में। तो जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने मगध शासन का, जो एक तरीके से आपका कल्चर क्या था जो आपको ये समझने में मदद करेगा। तो भारत के सबसे पहले सम्राटों में से एक, जिनका लगभग पूरे भारत पे राज रहा, जो भारत के पहले, जिनको आप सम्राट कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जब युद्ध लड़ा तो उन्होंने युद्ध लड़के जीता। उनके गुरु थे चाणक्य, और एक बहुत फेमस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई जिसने इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर को समझने में हमारी मदद करेगी, वो लड़ाई थी उनकी सेल्यूकस निकेटर के सेना से। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर के सेनापति थे। उस लड़ाई में क्या था, उस लड़ाई को अगर आप देखना चाहें तो वो केवल एक दो राजाओं के बीच लड़ाई थी, जो दो सेनाओं के बीच लड़ाई थी। लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा अपना परिदृश्य बदलते हैं, परिवेश बदलते हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि वो केवल दो सेनाओं के बीच लड़ाई नहीं थी, वो दो संस्कृतियों के बीच की लड़ाई थी। वो दो शिक्षा पद्धति से निकल के आए उनके स्टूडेंट्स, उनके विद्यार्थियों के बीच लड़ाई थी। वो शिक्षा पद्धति कौन? एक शिक्षा पद्धति थी वो जिसने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया, जो एरिस्टोटल की शिक्षा, अरस्तु की शिक्षा पद्धति से निकले थे, सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर, जिन्होंने पूरे विश्व पे राज करने का सपना देखा और उसे बहुत हद तक पूरा भी किया। लेकिन उस सेना के सामने जो दूसरी सेना खड़ी थी और उनके राजा थे, वो आए थे चाणक्य की शिक्षा पद्धति, वो चाणक्य के विद्यार्थी जो एक तक्षशिला के सामान्य से आचार्य थे। लेकिन उन्होंने किस तरीके से अपने शिक्षा पद्धति को अप्लाई किया, तो चंद्रगुप्त की सेना ने न केवल वो युद्ध जीता, बल्कि युद्ध जीतने के बाद भी उनमें वो संस्कृति थी कि उन्होंने सेल्यूकस निकेटर जो सेनापति थे उनकी बेटी कर्नेलिया से विवाह किया तथा संबंध स्थापित किए।
तो इसमें हम इस तरीके से देख सकते हैं, जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इस चीज़ को हमने वहाँ रियलाइज़ किया और हमने देखा कि लड़ाई में भी हम किस तरह पर्सपेक्टिव बदल के उसके नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, और उसने हमें क्या समझने में मदद की और उसने हमको किस तरीके से कनेक्ट किया। तो इसी तरीके से हमारे सिंबल्स और आइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपकी डे टू डे लाइफ में आइकन्स होते हैं, आप एक सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपका कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, आपकी कुछ सिंबल्स होते हैं, आइकन्स होती हैं। किसी का सिंबल ये हो सकता है, वो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट हो सकता है, किसी का वो पुलिस अकादमी इंस्टीट्यूट हो सकता है। दूसरी चीज़, आप किसी एक इंसान को पसंद कर सकते हैं, जैसे जो हमारे टॉपर्स हैं, अगर हम पुराने समय के टॉपरों को देख लें या अभी के समय के कनिष्क कटारिया, आपको निशान जैन हो गए, सुश्री देशमुख हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपर, इनमें से कोई भी आपका इंस्पिरेशन हो सकता है। तो ये एक तरीके से आपके लिए एक सिंबल और एक आइकन है। तो हमने देखा जो जिस चीज़ ने हमारी स्वतंत्रता संग्राम में मदद की, वो आज भी रियल लाइफ में हमारे लिए किस तरीके से रेलेवेंट है। और हमारे इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है हमारा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लास्ट पार्ट अगर हम कंसिडर करना चाहें तो वो है एक रीडिस्कवरी ऑफ आवर पास्ट विच लेड टू द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ आवर अटेम्प्ट्स टू ओवरकम आवर डिफिकल्टीज। तो इसमें हम देखते हैं कि भारतीय लोगों ने फिर अपनी पुरानी सनातन परंपरा की तरफ लौटने की कोशिश की और उससे अपने लिए इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश की। उसमें वो आर्ट के इंस्पिरेशन रहे हों, आर्किटेक्चर के रहे हों, चाहे साइंस के रहे हों, रिलीजन के रहे हों, कल्चर के रहे हों, या हमारे मेडिकल सिस्टम के रहे हों। तो और जो एक ब्रिटिश शासन था उसका भी आप याद करिए, उन्होंने शासन हमारे ऊपर स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या किया, उन्होंने हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरना शुरू किया था कि आप अपने आप को राज नहीं कर सकते, आप पुराने लोग हैं, आपके पास साइंस का कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास आर्ट का कोई नॉलेज नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने आपको कमतरी का भाव भरा, जिससे आप ये मानने लगे कि नहीं, वी आर नॉट गुड इनफ दैट वी शुड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी एंड आवर प्रोग्रेस इज नॉट गुड इनफ। लेकिन था इसका उल्टा ही। और जब इस चीज़ को हमने रियलाइज करना शुरू किया तो हमारे लोगों ने उस चीज़ को रियलाइज किया और स्वतंत्रता संग्राम में यूज़ किया, जहाँ पे हमारी जैसे बहुत सारी चीज़ें चली, जैसे वेदों की ओर लौटो, हमारे आइकन्स को लिया गया, उससे हमारे लोकगीतों से हमारा व्यवहार बढ़ा, हमारे आपस में परस्पर संबंध बढ़े, हमने लोगों को कनेक्ट किया। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हम कितने बड़ी संस्कृति के वाहक रहे हैं, हमारी संस्कृति के क्या क्या हाइलाइट्स थे। तो इस तरीके से रियलाइज़ करते करते हमने जो ब्रिटिशर्स ने हमारे अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा था, जो उनके राज्य का आधार था, फूट डालो और शासन करो, उनके राज्य का दूसरा आधार था, तो इसको हमने काउंटर किया अपने पास को रिडिस्कवर करके। और क्या आपके साथ डे टू डे लाइफ में ये नहीं होता है, लोग आपको हमेशा ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम में ये नहीं है, आप में वो नहीं है, आप में इस चीज़ की कमी है। लेकिन आपको हमेशा अपनी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आपको लोग हमेशा कहते मिलेंगे जो आप पढ़ो, ये ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन आपको वो इंस्पिरेशन आप लाते ढूंढते कहाँ से हैं? वो इंस्पिरेशन आपके परिवार से कोई हो सकता है, आपकी जगह से कोई हो सकता है, और जनरली लोग होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो लोग आपके अंदर कमतरी का भाव भरना चाहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपको एक तरीके से डिरेल करना चाहते हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें और आप इस चीज़ से फोकस रहें कि आपको चाहिए क्या, आप उसमें किस तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, किन से आप सीख सकते हैं और आप डिरेल कैसे नहीं होंगे। जैसा कि हम एक सिंपल एग्जांपल लें, आप अगर सिविल सर्विस जैसी एग्ज़ाम में बैठने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको बोलेंगे ये बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, आपको किसी चीज़ में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, इस चीज़ में आपसे हो नहीं पाएगा, ये आपसे हो नहीं पाएगा, आप इसके काबिल नहीं हैं। लेकिन आपको वहाँ सिर्फ अपनी आवाज़ सुनी। जैसा कि एक हम सिंपल एग्जांपल है, बहुत सारे आप बच्चों से पूछिए आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपको बोलेंगे हाँ। आप किसी से पूछिए उनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखते हैं, सिविल सर्विस आपके लिए वो मौका है कि आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तब भी वो आपकी मदद करेगा, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तब भी वो आपको हेल्प करेगा कि इसमें आपको लगभग हर चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए।
तो दूसरी चीज़, अगर फेवरेट सब्जेक्ट हो किस तरीके से मदद करेगा, आप उस चीज़ को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं जो आपकी रैंकिंग को बढ़ाए। तो जो आपकी कमी है वो भी वहाँ पे आपकी ताकत हो सकती है। बहुत सारे लोगों का तो मोटिवेशन ही यही होता है कि जिसे सब कुछ पढ़ना है तो वो एग्ज़ाम में बैठता है ताकि वो सब कुछ पढ़े, क्योंकि लोग कई बार होता है एक चीज़ करते करते बोर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है जो आप इसके पास्ट से, इसके लेगेसी से क्या सीखते हैं, तो इसके लेगेसी से आप सीख सकते हैं कि आपने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अगर शुरू करी है तो इसका एक सिलेबस, इसका एक पार्ट, जैसा कि हमने अपने पूरे लेक्चर में देखा, और लेक्चर में बेसिकली हमने इसके बिहेवियरल पार्ट से जुड़ने की कोशिश की, ना कि इसके पूरे एक नॉलेज और एजुकेशनल पार्ट से। तो हमने ये क्या देखा, जो हमने देखा जो हमारी मूवमेंट्स थी वो किस तरीके से एक के बाद एक, चाहे वो सफल हुई हो चाहे वो विफल हुई हो, लेकिन वो अपने काम पे लगी रही और फाइनली 1947 में उन्होंने हमें देश में आज़ादी दिलाई। तो ये एक तरीके से इसमें दिखाया गया कि नो मैटर इन द वर्ल्ड वी लिव इन, इट मे बी इंडिस्प्यूटेबल एंड इट इज़ इंडिस्प्यूटेबल, जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम कुछ भी गलत होने से रोकें। दूसरी चीज़ है, अगर कोई कुछ गलत हो चुका है, गलत जैसे हो चुका है, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम में किसी भी वजह से पास नहीं हो पाया, फेल हो गए, तो आप उसकी रिकवरी पे कोशिश करें। जैसा हमें ये मूवमेंट ने सिखाया कि आप रिकवरी कैसे करते हैं, आप दोबारा उस मूवमेंट से, उससे अच्छे तरीके से, उससे बड़ी इंटेंसिटी से एग्ज़ाम में बैठें और उसको क्लियर करने की कोशिश करें। तो ये हमारा पूरा जो नेशनलिज्म मूवमेंट है एक तरीके से हमारे लिए मोटिवेशन है, तो किस तरीके से हम किसी काम को कोशिश कर सकते हैं, ना केवल सफलतापूर्वक कोशिश करने में, किस तरीके से कोई, जैसे हमारी इवेंट्स फेल हुई, क्यों हुई, तो हम क्या क्या गलतियां भी कर सकते हैं, ये भी हमें वो सिखाता है। और एक इंग्लिश में कहावत भी होती है जो, परफेक्शन इज अचीव्ड नॉट व्हेन यू हैव नथिंग टू ऐड बट व्हेन यू हैव नथिंग टू एक्चुअली कट थ्रू, लूज थ्रू। मीन्स you should always kind of try to reshape your identity and review it time and again, so that something which is not needed to you, it must be left behind and it must not come forward with you. तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी सारे मूवमेंट हो, आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से आप एक डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, और जब आप डायमेंशन चेंज करेंगे तो शायद जो चीज़ आपके लिए बोरियत लाती हो वो चीज़ आपको हेल्प करे कुछ नया सीखने में, कुछ नए अप्रोच में। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको पढ़ाई कभी भी हो सकता है बोर करे, लेकिन उस पढ़ाई से निकला ज्ञान है वो आपको कभी बोर नहीं करेगा। शायद सिविल सर्विस में डिफरेंस यही है, लोगों को अगर ये टफ लगता है तो उसका रीज़न ये है कि वो उसके पढ़ने वाले पार्ट पे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सिलेबस बहुत बड़ा है, एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस, दिस काइंड ऑफ। लेकिन जब आप देखते हैं कि सिलेबस इसका एक डिफाइंड नहीं है, तो क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जो आपने पढ़ा है वही सिलेबस है? आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो इसमें बस आपको एक चॉइस और थॉट बदलने की ज़रूरत है, एक अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, और आपको एक्सट्रीमली पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। जो कोई ज़रूरत नहीं, जो इस ये नहीं कर पाए तो हम नहीं कर पाएंगे। आपकी पॉजिटिविटी इस लेवल की होनी चाहिए। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी जो आपको हेल्प करती है, एडमिनिस्ट्रेटर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? एक्सट्रीम पॉजिटिविटी दैट यू वांट टू बिकम। जैसे नो मैटर इट हैज बीन डन, इट हैज नॉट बीन डन येट, बट वी विल डू इट, आई हैव टू डू इट। दिस शुड बी द कॉन्फिडेंस which should always revolve around you, and that's why it will help you in preparing yourself, not only in preparing yourself but also in the service life. Thank you.